हेलो स्टूडेंट, रीजनल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज देखेंगे टॉपिक 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव सेशन, जो 10th एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर, इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, क्योंकि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। एक यानी कि 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। 2 कहेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। 2 ही क्या है? सम अभाज्य संख्या है। केवल एक ऐसा अभाज्य संख्या सम है जो क्या है? 2 है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा? तो स्टूडेंट 4 होगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी चर्चा कर दिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम के दोनों शिफ्ट में से दोनों शिफ्ट में रहने का है। दोनों क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में रहेगा। एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहेगा तो दूसरे शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि 10th क्लास का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, तो दोनों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन दोनों का टाइप एक ही होता है। अगर एक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया है तो दूसरा में निश्चित रूप से सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछा जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 होगा। इसी में कहेगा सबसे छोटी या सब केवल सम अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। बाद बाकी जितना भी अभाज्य संख्या है सभी क्या है? विषम है। जितना भी अभाज्य संख्या है सभी क्या है? विषम है। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 P/Q के रूप में लिखेंगे और Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। P/Q के रूप में लिखेंगे जहां Q नॉट इक्वल टू Q 0 नहीं होगा। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू यानी कि 0 नहीं होगा। और ध्यान इसमें स्मरण में रखेंगे, जो P/Q में Q कभी ऋणात्मक भी नहीं होगा। Q नॉट बी नेगेटिव, Q कभी ऋणात्मक नहीं होगा। Q कभी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या का हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। यदि वह ऋणात्मक है भी तो उसे क्या करेंगे? अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो अंश ऋणात्मक होगा, परंतु हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अपरिमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ये P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। यहाँ भी दे देंगे Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी Q कभी 0 नहीं होगा, तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे?
अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या का जो है कंडीशन रूप याद रखना है। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा निश्चित रूप से, अपरिमेय और परिमेय से। एक में दे देगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, और दूसरा में दे देगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो भी संख्या या जिस भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है वो सभी संख्या अपरिमेय होता है। जिस भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वह सभी संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यानी कि एग्जाम्पल अगर ले तो क्या होगा, √2, √3, √5। देखो यहाँ पे √4 नहीं लिए, तो √4 अगर लेते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो √6 होगा, √7 होगा, सोन इस तरह की जितनी भी संख्याएं होगी वह सभी क्या होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय की बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। तो ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक यानी कि अर्थात अगर 2 है तो 2/1 क्या होगा, परिमेय होगा, या 5/4 कर दे तो ये भी क्या है, ये P हो गया, ये Q हो गया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और परिमेय और परिमेय संख्या को हम आशा और विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा, 2 है। अब दो संख्याओं का लॉसो, ध्यान रखना है, दो संख्याओं का लॉसो, LCM कहते हैं लॉसो को। तो दो संख्याओं का LCM और SCF मोसो बराबर होगा। दोनों दो संख्याओं का LCM और SCF बराबर होगा तो वह संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, तो दोनों, जब तक दोनों संख्याएं समान नहीं होगा तब तक उसका LCM और SCF बराबर हो ही नहीं सकता है। यानी कि इसका उत्तर होगा समान संख्या होगा। समान संख्या क्या होगा, समान संख्या। कोई भी समान संख्या अगर ले, एग्जाम्पल के लिए अगर 2 का लेते हैं LCM तो कितना होगा, तो 2 ही होगा, और 2 और 2 का SCF करेंगे तो भी 2 होगा। यानी कि समान संख्याओं का LCM और SCF क्या होता है स्टूडेंट, समान होता है। तो निश्चित रूप से दो संख्याओं का LCM और SCF समान होगा तो वह संख्या समान संख्या कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड पूछता है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो SCF, इसी में SCF AB पूछेगा बराबर, जहां A और B अभाज्य संख्या है तो 1 होगा। जब ये दो अभाज्य संख्याओं का SCF, दो अभाज्य संख्याओं का SCF पूछेगा, या दो क्रमागत लगा देगा, दो क्रमागत संख्याओं का SCF पूछेगा तो भी क्या होगा, 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का SCF 1 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का SCF 1 होता है। दो क्रमागत संख्याओं का SCF 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का SCF 1 होता है। दो विषम संख्याओं का SCF विषम होगा। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे, स्मरण में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इस सेशन को पूरा देखना है। पूर्ण रूप से देखने के बाद निश्चित रूप से इस सेशन से कुछ न कुछ अंक प्राप्त होगा। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं 10th क्लास के लिए। तो SCF AB बराबर 1, जहां A और B अभाज्य संख्या होगा। इसी में क्वेश्चन पूछता है
एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी, ए बी का एलसीएम कितना होगा? ए बी का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? जहां ए और बी अभाज्य संख्या होगा तो ए बी होगा, यानी कि ए गुना बी बराबर ए बी होगा। यानी कि देखे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यानी कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बराबर होता है तो दोनों समान संख्या होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है कब? जब दोनों संख्या अभाज्य होता है। दो संख्याओं का एलसीएम ए गुना बी होता है कब? जब दोनों संख्या अभाज्य होता है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को 0.29 पर रैकरिंग है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, परिमेय P बट्टे Q के रूप में लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक से इसको बना सकते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा जो है दशमलव और रैकरिंग छोड़ के हटा के लिख देंगे, जितना है सबको दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे, इस रैकरिंग को हटा देंगे, दशमलव और रैकरिंग को हटा देंगे, दशमलव और रैकरिंग को हटा के लिख देंगे तो हो गया 29। दशमलव और रैकरिंग को हटा के लिख देंगे तो हो जाएगा 29। अब देखेंगे दशमलव से पहले, दशमलव को छोड़ करके कोई ऐसा है संख्या जो जिसपे रैकरिंग नहीं है, तो इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसमें क्या है? रैकरिंग नहीं है, तो यानी कि ये हो जाएगा 0 बट्टे, अब 10 का पावर 2 होगा, 10 का पावर 2 होगा, क्योंकि जितना पे रैकरिंग रहता है, जितना अंक पे रैकरिंग रहेगा पावर में उतना होगा, जितना भी अंक पे रैकरिंग रहेगा पावर में उतना देंगे, और जिस पर रैकरिंग नहीं है पावर में उतना देंगे। तो रैकरिंग कोई भी अंक पे नहीं है और कोई भी ऐसा अंक रेस्ट बच भी नहीं रहा है दशमलव के आगे जो उसका कोई काउंटिंग होगा, तो 0 अंक है। यानी कि 29 में से 0 घटाएंगे तो 29, 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 माइनस 10 का कितना होगा? 1, यानी कि 29 बट्टे 99 होगा। 29 बट्टे 99 इसका आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को में बने रहना है, सेशन को पूरा देखना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस सेशन का, इस ऑब्जेक्टिव सेशन का बेनिफिट प्राप्त हो और सभी इस सेशन का एंजॉय करें। और आने वाले 10th एग्जाम 17 तारीख से जो शुरू होने वाला है 17 फरवरी से, उसमें इस सेशन से को देख के, समझ के और एग्जाम के दिन लुत्फ उठाएं, एग्जाम का मजा लें। तो अब देखते हैं, इसी को लॉन्ग में पूछता है, इस क्वेश्चन को लॉन्ग में जो पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं इस सेशन को लॉन्ग में कैसे बनाएंगे। तो 0.29 पर रैकरिंग, तो क्या करेंगे? रैकरिंग का मतलब होता है आसान दशमलव और रिपीटेड होगा, यानी कि इसको लिखेंगे 0.292929 सॉन अनंत तक लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.292929 सॉन, इसको फर्स्ट कर देंगे, जितना पे रैकरिंग है, जितना पे रैकरिंग है उसको 10 टू द पावर उतना से गुना कर देंगे, तो 2 गो अंक पे रैकरिंग है। कितना अंक पे? 2 गो अंक पे। तो समीकरण फर्स्ट में 10 टू द पावर 2 से, चूंकि 2 गो अंक पे रैकरिंग है, यही 2 अंक की संख्या है, तो 10 टू द पावर 2 से दोनों तरफ गुना करने पर क्या पाते हैं? तो 10 टू दी पावर 2 गुना x बराबर 10 टू दी पावर 2, 0.2929
29, ये दशमलव है, दशमलव थोड़ा डीप कर देते हैं वीडियो में, नहीं तो नहीं आता है। तो 2929 सोन। अब इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 10 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 100x बराबर इसका भी 100 होगा, गुना 0.292929 सोन, यानी कि गुना करेंगे तो 100x बराबर इसको, तो गुना में जब ये जीरो वाला टर्म से गुना होता है तो दशमलव आगे जाता है, भागा होता है तो पीछे जाता है। 2 गो जीरो और 1 है तो 1 का मतलब दशमलव आगे पीछे घसकेगा, और 2 गो जीरो है तो 2 गो अंक आगे चल जाएगा, यानी कि 29.292929 सोन समीकरण सेकंड कर देंगे। इसमें से इसको घटा देंगे, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर 29.292929 और ऊपर वाला है x बराबर 0.292929 सोन। तो घटाते जब जाएंगे तो 9 में से 9 0, 2 में से 2 0, 9 में से 9 0, 2 में से 2 0, 9 में से 9 0, 2 में से 2 0, 29 का 29, जो कि 9 में से 0 घटेगा 9 होगा, 2 होगा। 100x में से एगो x घटाएंगे तो 99x होगा, इसलिए x बराबर इस साइड 29 बच गया, इस साइड 99 हो गया, तो 29/99 आंसर होगा। ये लॉन्ग विधि से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो दोनों तरह से हम बता दिए हैं। निश्चित रूप से आशा और विश्वास करते हैं हम जो आप लोगों को ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद नहीं छूटेगा। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत और अशांत दशमलव, इससे एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव से कैसा रहेगा, तो ये ध्यान रखना है, जो एक पॉइंट लिख देते हैं, इसी से 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा। यदि किसी परिमेय संख्या के, किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो तो वह संख्या नहीं, परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव निरूपित करता है, अन्यथा अशांत दशमलव निरूपित करता है। क्या के शांत दशमलव, अशांत दशमलव, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पे पावर, यानी कि ये याद रखना है 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो निश्चित रूप से वह संख्या अशांत हो जाएगा।
निश्चित रूप से वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, कहेगा 7/50, 7/50 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव शांत है या अशांत। ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऐसा, शांत अशांत ऑप्शन में रहेगा। तो इसका सिर्फ हर का क्या बताएं, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का, किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25, 5 से 5, यानी कि हो गया 7/2 गुना 5 पे पावर 2, यानी कि 2 गो 5, तो सिर्फ 2 है और 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या होगा, शांत होगा। अगर इसी में 3/49 ले लेते हैं, ऐसा दे दे तो इसका करेंगे तो क्या होगा, 3/7 गुना 7 होगा, जो 7 नहीं आना चाहिए तो निश्चित रूप से 3/7 पे पावर 2, और नहीं आएगा कौन कौन, नीचे में हर में देखेंगे, अंश में 3 भी है तो नहीं देखेंगे, हर में 7 आ रहा है तो 7 यानी कि 3 आएगा हर में और 7 आएगा, तो वो कैसा दशमलव, अशांत दशमलव। एक लाइन में इसे क्लियर कर लेंगे, जो अशांत दशमलव होगा। तो यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पे पावर n, m और n कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या होने का मतलब कैसा संख्या होगा, तो निश्चित रूप से पूर्णांक में पॉजिटिव, जब धनात्मक पूर्णांक होगा तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में रहेगा, के रूप का हो, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव निरूपित करता है। कैसा दशमलव, शांत दशमलव निरूपित करता है, अन्यथा अशांत दशमलव निरूपित करता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, शांत और अशांत से। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, किसी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n होने का मतलब 2 और 5 रहेगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, 3 रहे साथ में, 2 और 5 है और उसके साथ में 3 है, तब भी क्या होगा, अशांत होगा। 2 और 5 है और उसके साथ में 7 है, तब भी अशांत होगा। लेकिन 2 खलिए है तो भी शांत होगा, 5 खलिए है, केवल 5 है तो भी शांत होगा, केवल 2 है तब भी शांत होगा, 2 और 5 है तब भी शांत होगा। बट 2 और 5 है और उसके बाद 3 भी है तो अशांत हो गया, 7 भी है तो अशांत हो गया, और 2 के साथ 3 है तो अशांत होगा, 2 के साथ 7 है तो अशांत गुणनखंड करेंगे। 400 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, बगल में कर लेते हैं, 400 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 25, यानी कि 400 को लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 5, 2 है तो 5 की संख्या 2 है तो 2, यानी कि कह रहा है इसमें 5 का घातांक, तो अतः 5 का घातांक कितना है, 2 है, 5 का घातांक 2 है। 125 का परिमेयकारी गुणक, तो इसका भी क्या करेंगे, खंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 25 और 5 125, तो 2 गो बाहर आ गया, यानी कि 5, 2 को मिला के 1 बाहर करेंगे 5, यानी कि जितना रूट में रहेगा अपरिमेय है उतने उसका क्या होता है, परिमेयकारी गुणक होता है, यानी कि अतः रूट अंडर 125 का परिमेयकारी गुणक रूट 5 है।
यदि 130 को 15, 8, 10 तथा एचसीएफ 130 और 15, एचसीएफ 130 और 15 का सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एचसीएफ 130 और 15 का कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल लेना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जब नाम आ गया है तो इसको क्या करेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां ये भी स्मरण में रखेंगे। ये b जो होगा हमेशा r से छोटा होगा, छोटा नहीं। तो देखते हैं b, तो ये होगा 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। तो b से हमेशा r क्या होगा? छोटा होगा। कंडीशन ये याद रखना है, ये स्मरण में रखना है, इससे भी सवाल आता है लॉ में। तो 5 होगा। तो अब इसमें कितना एक्स वाई का मान क्या होगा? तो एक्स वाई का दोनों का एचसीएफ किस स्थिति में बराबर होगा? जब 5 और 15 या 5 और 10 रहेगा तो होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 15 और 5 का एचसीएफ और 130 और 15 का एचसीएफ दोनों क्या होगा? समान होगा। तो थैंक्स। चैनल को निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रीजनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल का मेंबर बन जाए, जो निश्चित रूप से अब जो आने वाले 10 से 15 रोज है उसमें आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा, जिससे अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना बनती है। यानी कि इस अब की बार 100 का आंकड़ा लेके चलना है, 100 का आंकड़ा लेके चलना है। तो निश्चित रूप से 100 इस चैनल के स्टूडेंट को 100 में 100 आएगा। धन्यवाद।